हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक इश्यूज़। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया इकोनॉमिक इश्यूज़। इन दिस प्रोग्राम वी विल डिस्कस द करंट इकोनॉमिक इश्यूज़ और टाइम टू टाइम जो नए नए इकोनॉमिक इश्यूज़ आते रहेंगे हम इस प्रोग्राम के थ्रू डिस्कशन करते रहेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इंडिया यूके के बीच में जो अभी रिसेंट ट्रेड डील हुई है उस पर। आपको पता होगा कि इंडिया और यूके के बीच अभी रिसेंट में एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम इस कंप्लीट एग्रीमेंट का डिस्कशन करेंगे। इस एग्रीमेंट के थ्रू हमें ये देखना है कि ये एग्रीमेंट क्यों किया गया, इंडिया और यूके को इस एग्रीमेंट की नीड क्यों हुई, क्योंकि पहले तो एग्रीमेंट था नहीं। और अगर ये एग्रीमेंट साइन हो गया है, ये ट्रेड डील हो गई है, तो इससे दोनों देशों के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है या किसी एक देश को इससे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इस पूरे वीडियो में हम इसको समझेंगे। और इस पूरी ट्रेड डील का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है दैट इज़ कॉल्ड DCC, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, वो भी इसमें साइन हुआ है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम इस वीडियो के थ्रू उस DCC को भी समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो सबसे पहले बात करते हैं ये ट्रेड डील है क्या। जैसा कि मैंने बोला इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो दोनों देशों ने, इंडिया और यूके ने, एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि ओरिजिनली एक टाइप का FTA ही है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दो कंट्री या दो से ज़्यादा जितने भी कंट्री उस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हों वो म्यूचुअल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू टैरिफ बैरियर्स को कम कर लेते हैं। और जनरली उसमें टैरिफ मैक्सिमम गुड्स पर हटा दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है, जिससे दोनों देशों के बीच में ट्रेड फ्रीली हो सके। और ऑब्वियसली अगर टैरिफ को हटा देंगे, टैरिफ कम कर देंगे या मैक्सिमम गुड्स पर टैरिफ को जीरो कर देंगे, तो इससे दोनों देशों के गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ जाएगा। तो ये जो एग्रीमेंट अभी रिसेंट साइन हुआ, ये ओरिजिनली एक टाइप का FTA ही है, पहली बात। अब दूसरा हमें ये समझना है ये एग्रीमेंट क्यों किया गया, इसकी नीड क्या थी। दोनों देश ये बात मान रहे हैं कि ये एग्रीमेंट एक टाइप का माइलस्टोन था जो हमने अचीव कर लिया, और इस पर डिस्कशन भी बहुत दिनों से चल रहा था। अगर हम इसकी जर्नी को देखें तो मई 2021 से स्टार्ट हुआ ये डिस्कशन, फिर मई 2025 में जाके फिर दोबारा से टॉक स्टार्ट हुई, बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, फिर इस पर फाइनली सिग्नेचर हुआ और अभी 15 जुलाई 2026 से ये इम्प्लीमेंट भी हो गया। अब हम लोग बात कर रहे थे कि ये एग्रीमेंट क्यों किया गया, नीड क्या है। देखिए पिछले 1-1.5 साल से आप लोग देख रहे होंगे कि अमेरिका के बार बार टैरिफ प्लस माइनस करने की वजह से पूरे वर्ल्ड में यानी ग्लोबल लेवल पर इस टाइम ट्रेड वॉर हो रहा है। और उस ट्रेड वॉर में सभी कंट्री, मैक्सिमम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो बार बार टैरिफ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। टैरिफ इंक्रीज़ करने से जो दूसरे ट्रेड पार्टनर कंट्रीज़ होते हैं उनका एक्सपोर्ट कम हो जाता है। जैसे कि इंडिया और US के बीच में पिछले 1-1.5 साल से चलता रहा और पूरे वर्ल्ड में रहा है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ बार बार हाइक किए गए और उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका एक्सपोर्ट कम हो जाता है। जब एक्सपोर्ट कम होगा तो वो ग्लोबल इकोनॉमी को तो इम्पैक्ट डालेगा ही, और उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट आता है। एक्सपोर्ट कम होने से हमारे कंट्री में प्रोडक्शन कम हो जाता है, और उस एक्सपोर्ट कम होने से अनसर्टेनिटी भी डेवलप होती है। एक परसेप्शन बनता है कि पता नहीं अब टैरिफ और ना बढ़ जाए, क्या हमें और प्रोडक्शन करना चाहिए कि नहीं, और फाइनली उसका इम्पैक्ट आता है हमारी GDP पर, यानी हमारी पूरे कंट्री की इकोनॉमी पर। अब जब ऐसे टाइम पर जब डेवलप्ड कंट्री प्रोटेक्शनिज्म अपना रहे हैं, वो संरक्षणवाद की नीति अपना रहे हैं जिसमें वो बार बार टैरिफ को हाइक कर देते हैं और वो थ्रेटनिंग देते हैं जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको कि हम आपके एक्सपोर्ट को और कम कर देंगे, आपकी इकोनॉमी को इतना हार्म हो जाएगा। वो मल्टीपल टाइप के सैंक्शन लगा देते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसा होगा तो फिर हर कंट्री को अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने की नीड होती है। वही काम भारत भी कर रहा था, और अभी पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे इंडिया के कई और देशों से भी, कई और ऑर्गेनाइजेशन से भी FTA या FTA जैसे अन्य एग्रीमेंट पर डिस्कशन चल रहा है। और डिस्कशन के साथ साथ वो एग्रीमेंट अब धीरे धीरे फाइनल स्टेज पर भी आ रहे हैं। अभी जो इंडिया और UK का एग्रीमेंट हुआ उसका एक रीज़न तो था वेस्टर्न कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू जो टैरिफ वॉर बार बार शुरू हुआ, टैरिफ हाइक हो रहा था, हमें उसको प्रोटेक्ट करना था। हम अपने ट्रेड को कम नहीं करने देना चाहते, हमें अपना एक्सपोर्ट कंटिन्यू रखना है, तो हमें डाइवर्सिफाई करना था। और डाइवर्सिफाई करने के लिए हमने UK के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया जो कि मैंने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें हम टैरिफ जीरो करेंगे मैक्सिमम गुड्स पर, उस पर हम डिटेल से भी आगे बात करेंगे। सेकंड जो रीज़न रहा है, UK पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट था
और यूरोपियन यूनियन का पार्ट होने की वजह से हमारा पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ एज ए यूनिट एक सिंगल एग्रीमेंट होता था, या हम कहें कि हम एज ए उसको एक यूनिट की तरह ट्रीट करते थे। इंडिया और EU के बीच में ट्रेड होता था, उस पर जो भी नेगोशिएशन होना है, जो भी टर्म्स कंडीशन होनी है, वो सेपरेट होती थी। उसमें हम EU के कंट्रीज़ को सेपरेट डील नहीं करते थे। तो क्योंकि EU इकोनॉमिक यूनियन है एक प्रकार का, यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक यूनियन है, और इकोनॉमिक यूनियन में हम सिंगल एज ए यूनियन डील करते हैं उनसे। जैसे ही ब्रिटेन ने वहाँ से एग्ज़िट किया, जो ब्रेग्जिट था, जो चर्चा में आया था, आपको पता होगा, जब ब्रेग्जिट वहाँ से हुआ तो UK अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा। अब हमें UK के साथ अलग से ट्रेड डील करनी होगी, ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे, नेगोशिएशंस होंगी, और यूरोपियन यूनियन के साथ सेपरेट होगा। उस UK के साथ अलग से ट्रेड डील करने की वजह से ये मुद्दा चर्चा में आया, और फाइनली अब ये 15 जुलाई से इम्प्लीमेंट भी हो गया। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट की आज हम बात कर रहे हैं, इसके इम्प्लीमेंट होने के दो रीज़न हमें मेन मिलते हैं। एक, डेवलप्ड कंट्री की वजह से जो हमारे ऊपर टैरिफ हाइक हुआ, दूसरा हमें अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई करना था, और थर्ड पॉइंट जो मैंने बोला कि UK यूरोपियन यूनियन से जब एग्जिट कर गया तो उसके साथ सेपरेट डील, सेपरेट नेगोशिएशन करना मैंडेटरी हो गया। इस वजह से इस डील को इम्प्लीमेंट किया गया। अब हम बात करते हैं कि क्या ये डील हुई है, अब जब इम्प्लीमेंट हो गई है, इस डील के इम्प्लीमेंट होने से, इस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन से पहले दोनों कंट्री के बीच में बायलैटरल ट्रेड कैसा था। कुछ डेटा देख लेते हैं जिससे हमें दोनों कंट्री के बायलैटरल ट्रेड की थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि हम फ्यूचर में जब इसको एवेल्युएट कर रहे होंगे कि इस एग्रीमेंट से बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, तो हमारे पास पास्ट का डेटा होना चाहिए। तो एक बार ज़रा पास्ट का डेटा देखते हैं, दोनों कंट्री का बायलैटरल ट्रेड कैसा था। बायलैटरल ट्रेड के डेटा देखते हैं तो ये पता चलता है कि दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। बट उससे भी पहले अभी हम देखें पिछले 2025 के अगर डेटा उठाते हैं तो उन डेटा से हमें पता चलता है कि इंडिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 3.96 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। हमारी जो पूरी GDP है वो, उसका मैं साइज़ बता रहा हूँ, 3.96 ट्रिलियन डॉलर ऑलमोस्ट। ये अभी थोड़ा और चेंज हो जाएगा फ्यूचर में जब नए डेटा आ जाएंगे, तो यानी हम कह सकते हैं हम नियर बाई 4 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड है। इसी तरह से उनकी इकोनॉमी यानी UK की इकोनॉमी भी 3.84 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड है। USD में हम काउंट कर रहे हैं, ये सारे कैलकुलेशन US डॉलर की बात हो रही है। अब इससे ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी का साइज़ UK की इकोनॉमी से थोड़ा सा बड़ा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि कुछ डेटा भी बार बार चेंज भी होते हैं, बेस ईयर चेंज होता है तो फिर डेटा चेंज हो जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं दोनों के बीच में ट्रेड की, तो जो लास्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज़ के बीच में ऑलमोस्ट 25 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है। जो मर्चेंटाइज ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 25 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जिसमें से हमने UK को एक्सपोर्ट किया है अराउंड 13 बिलियन डॉलर का, और UK ने हमें एक्सपोर्ट किया, यानी हमारा उस कंट्री से इंपोर्ट रहा है 11.6 बिलियन डॉलर के अराउंड। तो दोनों कंट्री के बीच में लगभग 25 बिलियन डॉलर का जो पिछले वर्ष ट्रेड रहा है। इट मीन्स इंडिया और UK के इस मर्चेंटाइज ट्रेड में इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, चाहे वो थोड़ा ही सही। जैसे मैंने कहा कि भारत ने किया 13 बिलियन डॉलर के अराउंड एक्सपोर्ट, और उनसे हमने इंपोर्ट किया 11 बिलियन डॉलर अराउंड, तो हमने उससे इस पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम ट्रेड सरप्लस में, जो कि हमारे लिए एक बेनिफिट दिखाता है, बेनिफिशियल सिचुएशन है, पॉजिटिव सिचुएशन है। अगर हम बात करें सर्विस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, यानी सर्विस से रिलेटेड हमने कितना ट्रेड किया UK के साथ, तो वो अराउंड 35 बिलियन डॉलर के अराउंड रहा है, और उसमें से भी हम ट्रेड सरप्लस में हैं, क्योंकि हमने लगभग 21 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा इंपोर्ट है। इट मीन्स वहाँ भी हम ट्रेड सरप्लस में है। तो गुड्स के कैटेगरी में भी इंडिया ट्रेड सरप्लस में है, और सर्विस के कैटेगरी में भी इंडिया ट्रेड सरप्लस में है। ये हम जो डेटा बात देख रहे हैं, डेटा पे बात कर रहे हैं, ये इस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंट होने से पहले तक के डेटा है। फ्यूचर में जब आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी ये जानने की कि इस एग्रीमेंट का कितना इम्पैक्ट हुआ, तो इस डेटा की आपको नीड पड़ेगी। इस डेटा की नीड से ही आप एनालिसिस कर पाएंगे कि ये इम्प्रूव हुआ है, कितना ट्रेड सरप्लस पहले था, और फ्यूचर में उस ट्रेड सरप्लस इम्प्रूव हुआ या वो ट्रेड डेफिसिट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से हमें ये भी देखना होगा कि दोनों कंट्री के बीच में इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन क्या है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों कंट्री की सिचुएशन बहुत अच्छी है। आप ऐसा कह सकते हैं दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखती है। UK भारत का 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर कंट्री है।
जो हमारे जितने देशों से इंडिया को इन्वेस्टमेंट मिलता है उसमें से 6th रैंकिंग आती है यूके की, और ऐसे ही हम भी यूके में इन्वेस्टमेंट काफ़ी अमाउंट में कर रहे हैं। पिछले 1 साल में अगर ध्यान दें तो लगभग $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया को यूके से मिला है, और इंडिया ने भी वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। इन सारे डेटा को हम क्यों देख रहे हैं? इससे हमें ये एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी कि इस ट्रेड डील की रिक्वायरमेंट थी या फ्यूचर में इस ट्रेड डील से कितना बेनिफिट हुआ। ऐसे ही आप देखेंगे कि इंडियन डायस्पोरा यानी जो भारत के लोग यूके में रह रहे हैं उनकी भी संख्या काफ़ी है। 1.8 मिलियन लोग लगभग, ऑलमोस्ट है, ये नंबर चेंज हो सकता है फ्यूचर में। तो इतने लोग इंडिया के यूके में सेटल हैं या वहाँ जॉब कर रहे हैं या वो जॉब करने गए हैं, टेम्प्रेरी हो या परमानेंट हो, बट वहाँ पर वो एज ए एम्प्लॉय की तरह वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, या उनका इंडियन ओरिजिन है और वहाँ पे वो सेटल हैं, कुछ टेम्प्रेरी हैं या कुछ परमानेंट है। इन सारे डेटा से हमें ये तो पता चला कि ऑलरेडी इंडिया और यूके के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बॉन्डिंग दिखती है। अब सवाल बनता है कि ये एग्रीमेंट हमने किया तो हमारा पर्पज़ क्या है, हम इस एग्रीमेंट से क्या अचीव करना चाह रहे हैं। न्यूज़ के हिसाब से अगर हम माने तो इस एग्रीमेंट को इंडियन गवर्नमेंट और यूके की गवर्नमेंट दोनों ने माना है कि ये एक प्रकार का माइलस्टोन था जो हमने अचीव कर लिया। अब ये माइलस्टोन क्यों बोला गया है, इससे हमारे क्या कौन से बेनिफिट्स पूरे हो सकते हैं, क्या इससे इकोनॉमी को बेनिफिट्स हो सकता है, तो अब ज़रा उस पर बात करते हैं। इस एग्रीमेंट के थ्रू दोनों ही कंट्री ये मान रहे हैं कि इससे मार्केट एक्सेस इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जब आप फ्री ट्रेड करोगे तो मार्केट में गुड्स का, सर्विसेज का एक्सेस ईजी हो जाएगा, और इसमें टैरिफ कंसेशन पर भी फोकस किया जाएगा, बिकॉज अगर टैरिफ कंसेशन होंगे तो ही गुड्स को या सर्विसेज को ईजीली एंट्री मिल पाएंगी। आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि इस एग्रीमेंट के थ्रू ट्रेड को और लिबरल करने की कोशिश की जा रही है, बिजनेस को और प्रमोट किया जा रहा है, और ये डिजिटल एनहांसमेंट की तरफ भी जाएगा, बिकॉज इस एग्रीमेंट में इनोवेशंस पर भी फोकस किया जाएगा, ऐसा इस एग्रीमेंट के टर्म्स में लिखा हुआ है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं ओवरऑल ये एग्रीमेंट केवल इकोनॉमिक ट्रेड को बढ़ावा नहीं देगा, इसके थ्रू इनोवेशंस, डिजिटलाइजेशंस, टेक्नोलॉजी का इनफ्लो आउटफ्लो यानी टेक्नोलॉजी को कैसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इन सब पर भी फोकस होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इस एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया और यूके दोनों की इकोनॉमी को एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। अब हमें ये देखना है कि इस एग्रीमेंट में कौन कौन से टर्म्स, कंडीशंस, कौन से इसके प्रोविजंस बनाए गए हैं जिससे हम कह पाएंगे कि इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन इकोनॉमी को इससे इतना बेनिफिट होगा। तो अब ज़रा उस टर्म्स पे बात करते हैं। इन टर्म्स में सबसे पहले हम बात करें कि इंडिया ने यूके को क्या ऑफ़र किया है, तो हमने इसमें टैरिफ कंसेशन दिया है, जो टोटल टैरिफ लाइन का ऑलमोस्ट 89.5% है, और अगर हम उसके ट्रेड को देखें तो यूके जो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है उसका 91% के आसपास वैल्यू कवर हो जाती है। तो यानी हम एज ए कंट्री यूके के 91% इम्पोर्ट को और ज़्यादा टैरिफ कंसेशन दे रहे हैं। इसमें क्या क्या गुड्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, जो फ़िलहाल इस एग्रीमेंट में मेन गुड्स जिस पर फोकस दिख रहा है और जिससे लगता भी है कि यूके का एक्सपोर्ट इंडिया के लिए बढ़ जाएगा, उसमें सबसे पहले है अल्कोहल, स्कॉच विस्की, जो कि यूके में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इंडिया में इंपोर्ट पहले से होती है, लेकिन अब उस पर टैरिफ का कंसेशन बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल गुड्स, लेकिन कुछ गुड्स में यहाँ पर लिमिटेशंस लगाई गई, यानी कोटा सिस्टम लगाया गया कि एक लिमिट तक उसको इंपोर्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी तक इंपोर्ट होगा वो टैरिफ कंसेशन के साथ, उसके बाद उस पर्टिकुलर ईयर के लिए यानी एवरी ईयर उस क्वांटिटी को वहाँ पर होल्ड कर दिया जाएगा, फिर फ्यूचर में उसको रिव्यू करके फिर आगे से उसमें टैरिफ कंसेशन और इंक्रीज़ करना है या नहीं वो देखा जाएगा। सिमिलरली इंडिया जो गुड्स एक्सपोर्ट करता है या सर्विसेज एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं यूके को, उसमें भी टैरिफ कंसेशन है, और इंडिया के एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 96% जो हिस्सा है टैरिफ लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर टैरिफ कंसेशन होगा, यानी उसमें टैरिफ जीरो कर दिए गए हैं। ये मैंने जैसा पहले भी कहा कि एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इसमें जीरो टैरिफ पर बात की जा रही है, और जितनी ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज पर टैरिफ जीरो होगा उतना वो ट्रेड दोनों कंट्री के लिए इम्प्रूव हो जाएगा, उसमें ट्रेड में आप कह सकते हैं इंक्रीमेंट दिखेगा। तो ये ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए टैरिफ लाइन को जीरो करने का एक एफर्ट लगाया गया है। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो ये एग्रीमेंट हुआ, जो डील साइन हुई, इससे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें फिशरीज़ मेनली एक फोकस सेक्टर है, उसके अलावा एमएसएमई सेक्टर, और एमएसएमई सेक्टर में भी स्पेशल फोकस है जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल सेक्टर, इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा,
क्योंकि इनका एक्सपोर्ट और इम्प्रूव हो सकता है, वहाँ पर एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज़ और हैं, और अगर एक्सपोर्ट इम्प्रूव होता है तो इस सेक्टर में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ने उसके बहुत सारे डेटा भी दिए हैं कि कितना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो सकता है, कितना एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो सकता है, बट वो सब एस्टिमेटेड हैं, तो हमें वो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो पास्ट के डेटा होते हैं वो एक्यूरेट डेटा होते हैं, मतलब वो फाइनलाइज डेटा हैं, बट जो एस्टीमेट्स हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं। तो हम एस्टीमेट्स को एक बार बस रीड कर सकते हैं, उसको आप याद करने की कोई ऐसी नीड नहीं होती है। अगर आपको एग्रीमेंट समझना है तो आप एस्टीमेट का ये पता चलता है कि हाँ, इससे किस किस सेक्टर को बेनिफिट होगा। तो टेक्सटाइल सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, और जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट इसमें एग्रीकल्चर और फिशरीज़ के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देख रही है कि वहाँ पर इंडिया का एक्सपोर्ट और इंक्रीज़ हो सकता है। अब बात करते हैं इस एग्रीमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसे हम डीसीसी कह रहे हैं, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। इस एग्रीमेंट के इस पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो रिलेशन है वो समझना होगा। कोई भी एम्प्लॉय जब कहीं जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, तो उस एम्प्लॉय को भी और उस एम्प्लॉयर को भी, दोनों को सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है। आप फिलहाल इसको इंडिया के एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक पर्सन कहीं जॉब कर रहा है, किसी भी फर्म में नौकरी कर रहा है वो, तो उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट पीएफ के लिए डिडक्ट कर लिया जाता है, कुछ अमाउंट उस एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किया गया, कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, और दोनों अमाउंट ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के पास चले जाते हैं, जो बाद में प्रोविडेंट फंड के नाम से इकट्ठा होता रहेगा और बाद में वो एम्प्लॉय को मिल जाता है। यही ऐसी ही सोशल सिक्योरिटी की प्रोसेस यूके में भी है। यूके में भी अगर कोई एम्प्लॉय जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को नेशनल इंश्योरेंस के नाम से कंट्रीब्यूट करना है। इंडिया में उसको पीएफ कहा गया, वहाँ नेशनल इंश्योरेंस कहा गया। अब वो नेशनल इंश्योरेंस में जो कंट्रीब्यूशन करना है, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय ने भी और एम्प्लॉयर ने भी। वो सोशल सिक्योरिटी के लिए बाद में आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन यूके में ऐसा लॉ है कि सोशल सिक्योरिटी के लिए जो आपने कंट्रीब्यूट किया, वो 10 साल से पहले आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। यानी आपको पहले 10 ईयर्स तक लगातार कंट्रीब्यूट करना है, उसके बाद ही आप सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट ले सकते हो। अब हमें उससे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब कोई इंडिया की कंपनी और इंडिया का एम्प्लॉय यूके में जॉब के लिए जाता है, तो उसको डबल कंट्रीब्यूशन करने के लिए कहा जाता है। यानी वो इंडिया में भी सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, और यूके के लॉज के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी से वहाँ भी सोशल सिक्योरिटी के लिए अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। उसकी सैलरी से 2 बार डिडक्शन हो रहा है, एक इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग और एक यूके के लॉज के अकॉर्डिंग, इसीलिए इसको डबल कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, ये हेडिंग जो मैंने बोली डीसीसी, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, तो ये जो डबल कंट्रीब्यूशन हो रहा था, ये एम्प्लॉय की पॉकेट पर असर डालता है। एम्प्लॉय की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा जो उसको अभी चाहिए था, वो डिडक्ट हो गया सोशल सिक्योरिटी के लिए, ऑल्दो वो बाद में उसको मिल जाएगा, लेकिन बाद में कब? अगर वो इंडिया वापस आता है तो इंडिया में तो उसको मिलना है ही, लेकिन यूके वाला जो अमाउंट सोशल सिक्योरिटी के लिए डिडक्ट हुआ था, वो अमाउंट उसे तभी मिलेगा जब वो लगातार 10 ईयर्स तक जॉब करे। अब जनरल फिनोमिना ये देखा गया है कि इंडिया के जो एम्प्लॉय यूके में जॉब करने जाते हैं, वो जनरली 3 साल, 4 साल या 5 साल तक ही रुकते हैं, उसके बाद वो वापस इंडिया आ जाते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय 10 साल से ज़्यादा कंटिन्यू करता है तब तो ठीक, लेकिन ऐसे नंबर्स कम हैं। तो जितना भी कंट्रीब्यूशन उस एम्प्लॉय ने यूके में जॉब करते हुए किया था, वो सारा उसका जीरो हो जाता है, उसको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला, या आप ऐसे कह सकते हो कि वो सैलरी का पार्ट उसका वेस्ट हो गया, क्योंकि वो 5 साल ही जॉब करके आया। एम्प्लॉयज़ की और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन था, उसका कुछ भी आउटपुट नहीं आया। अब जो ये एग्रीमेंट हुआ है, जो ट्रेड डील हुई है, जिसको हम बोल रहे हैं CETA, इस ट्रेड डील का ही पार्ट है ये DCC, और इस कन्वेंशन में ये तय हुआ, भारत सरकार ने रिक्वेस्ट करी और यूके ने मान लिया कि अब जो कंट्रीब्यूशन होगा, वो कंट्रीब्यूशन दोनों जगह नहीं करना होगा। अगर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों इंडिया के पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको यूके में कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी, मैंडेटरी नहीं है। तो लॉज में वो रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा कि एम्प्लॉयज़ के लिए वो कंट्रीब्यूशन अब मैंडेटरी नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं इससे किन को बेनिफिट हो रहा है और कितना बेनिफिट होगा। तो जितने भी अब इंडिया के एम्प्लॉय या लेबर यूके में जॉब करने के लिए जाएंगे, अब उनकी सैलरी का एक अमाउंट जो यूके में डिडक्ट होता था, अब वो डिडक्शन नहीं होगा, और इसमें रिलैक्सेशन दे दी गई है कि अब वो एक ही जगह कंट्रीब्यूशन करना होगा, डबल कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर क्लॉज लगाया गया है, वो टाइम लिमिट लगाई गई है। पहले ये 3 साल की लिमिट लगा रहे थे, लेकिन बाद में फाइनल करते करते इसको 5 साल की लिमिट लगा दी। मतलब कि अब ये 5 साल तक अगर कोई एम्प्लॉई यूके में जॉब कर रहा है तो उसको डबल कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, वो केवल इंडिया में ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। यूके वाले लॉज उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर वो 5 साल से ज़्यादा वहाँ पर, उससे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए वहाँ जॉब कर रहा है, फिर उसको दोनों जगह कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो उसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 5 साल से ज़्यादा कोई वहाँ जॉब कर रहा है तो वो फिर शायद लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर स्टे करना चाह रहा है, या उसकी आगे की प्लानिंग वहाँ पे यूके में ही जॉब करने की है। और अगर 10 साल तक वो जॉब कर लेगा फिर तो उसको सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलना ही है। तो ये जो एग्जम्पशंस दी गई है कि 5 साल तक आपको डबल कंट्रीब्यूशन नहीं करना होगा, ये इंडियन लेबर, इंडियन वर्कर जो यूके में जाके नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। उनकी सैलरी का अमाउंट जो उनको वेस्ट हो जाता था, क्योंकि वो बाद में मिलना भी नहीं था, वो 10 साल स्टे नहीं करेंगे, 10 साल जॉब नहीं करेंगे तो वो अमाउंट उनको मिलना भी नहीं था। तो इससे अब वो अमाउंट उनकी सैलरी का तुरंत उनको एज ए सैलरी के पार्ट में मिल जाएगा, और वो फ्यूचर के लिए उनका अमाउंट वेस्ट भी नहीं होगा। तो डीसीसी इस एग्रीमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग जनरली किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स में ही देखते हैं, लेकिन ईच एग्रीमेंट हैज़ सम सिग्निफिकेंट पार्ट ऑल्सो, लाइक दिस एग्रीमेंट डीसीसी। तो कभी भी कोई एग्रीमेंट अगर होता है इंडिया का किसी कंट्री से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमें उस एग्रीमेंट के केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर नहीं देखने चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि इस एग्रीमेंट में और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे इकोनॉमिक इश्यूज़ सॉल्व होंगे। तो आज के इस इकोनॉमिक इश्यूज़ में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इकोनॉमिक इश्यूज़ की बात करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि ये इकोनॉमिक इश्यूज़ सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ नए नए इवेंट्स, नए नए इकोनॉमिक इश्यूज़ होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इकोनॉमिक इश्यूज़ की बात करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।